स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है। आपकी 2 वर्ष की आईटीआई हो या फिर 1 वर्षीय आईटीआई है तो भी आपके लिए जो क्वेश्चंस है महत्वपूर्ण है। और जो टॉपिक है हमारा टॉपिक चल रहा है कम्युनिकेशन स्किल, और जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं पर्टिकुलर इसी टॉपिक से रिलेट करते हैं। तो क्वेश्चंस को पहले आपको मैं करवाऊं उससे पहले मैं बता देता हूं कि 1 to 13 1 से 13 क्लासेस इसके पहले हो चुकी हैं। इनको जरूर आप लोग देखिए। सिंपल है, यूट्यूब में जाइए, ग्लोबल आईटीआई सर्च कीजिए, उसके बाद इस जो ये लोगो बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो चैनल इस प्रकार से ओपन होता है। और यहाँ पर कई ऑप्शंस होते हैं, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव। इसी प्रकार से देखेंगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट, सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट, वर्कशॉप कैलकुलेशन की या अन्य सब्जेक्ट इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जो भी थ्योरी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, तो ये प्लेलिस्ट ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, पर्टिकुलर देख लीजिए नीचे की तरफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सीरियल में क्लासेस जैसे 12, 11, 10, 9 ऑर्गेनाइज्ड है ना। तो हमें बेहतर प्रिपरेशन के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना जरूरी है। तो ये सभी क्लासेस आपको देखना चाहिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिए गए हैं। बाकी ये वेबसाइट है और ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप है। 3 प्लेटफॉर्म है जिसे आप यूज कर सकते हैं, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल, ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट, उसके अलावा ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप, साथ ही ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे अप्रॉक्स 48-50,000 के अराउंड में बच्चे ज्वाइन है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो वीडियो मिस हो जाती हैं या कुछ कंटेंट अपडेट मिस होता है आपसे तो वहां पर आप जुड़े रहोगे तो मिस नहीं होगा। चलिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज choose words to suit the person you are talking to, because कह रहे हैं कि जब आप शब्दों का चयन करते हैं, it is important to choose words, यह जरूरी है कि जो आप शब्दों का चयन कर रहे हैं और टू सूट द पर्सन यू आर टॉकिंग, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसको सूट करना चाहिए, है ना। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए आप जो शब्दों का चयन कर रहे हैं उस व्यक्ति को सूट करना चाहिए। मतलब उसके ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो उसके साथ मैच नहीं करता है, यानी उसको अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए जो सूटेबल नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए क्यों ऐसा करते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है। इट शोज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन विद दिम। दूसरा है यू नीड टू शो ऑफ वर्ड्स नॉलेज, कि आप जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये दिखाता है, क्या दिखाता है कि आप शो ऑफ कर रहे हैं अपने शब्दों के नॉलेज का, कि आपके पास ज्ञान है, वर्ड्स हैं, उनको आप शो ऑफ कर रहे हैं। उसके बाद द अदर पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड योर मैसेज। ठीक है, यहां जो राइट आंसर सी है। क्यों सही है कि आप वैसे शब्दों का प्रयोग करिए जो सामने वाला समझ सके, जिसको ऐसे सुटेबल हो सामने वाले के लिए। देखिए यहां पर लिखा था ना, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसके लिए हमेशा उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर मुझे हिंदी लैंग्वेज आती है तो आप अगर मुझसे बात कर रहे हैं तो हिंदी शब्दों का चयन करिए, न कि इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मुझे नहीं आती है। तो ये आप विशेष करके जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार के शब्दों को समझ सकता है। ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो आपके मैसेज को, जो चीज आप बोल रहे हैं उसको समझ पाए, सही से समझ पाए, इसके लिए हम सही शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर सी सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। देखिए, कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और नॉन वर्बल वो कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या प्रयोग किया जाता है? साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, कोई चिन्ह, कोई निशान, कोई कार्टून, कोई इमोजी, जो होता है ना व्हाट्सएप वगैरह करते हैं आप, इमोजी वगैरह। तो इस टाइप के जो चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सब कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये कह रहे हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इनमें से क्या क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए, आई कांटेक्ट बना के रखते हैं। कई बार लोग कहते नहीं है निगाह, इशारों में बात हो रही है। कई बार हम
दो व्यक्ति आपस में काफी दूर होते हैं और बिना शब्दों का प्रयोग किए आंखों से एक दूसरे को इशारा करके भी हम समझा पाते हैं कि क्या करना है। कई बार कहते हैं ना निकल निकल, तो वो इधर से निकलता हम इधर से निकल लेते हैं। तो ये आई कांटेक्ट हो गया, स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजीशन हो गया, या ये क्या हो गया, स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजीशन हमारी बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा स्माइल करना, ये सब कुछ क्या है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मतलब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल वी कम्युनिकेट, जब हम बातचीत कर रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन, यह ध्यान रखने वाली बात है। क्या, किन चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए? कम्युनिकेट कर रहे हैं यानी जब हम बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमें किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए? आवर वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं मौखिक रूप से बोलकर, उस पर ध्यान देना चाहिए। आवर नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे की बनावट, बॉडी लैंग्वेज, हमारे बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, हिलने डुलने का तरीका, और हमारा जो बॉडी पोस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन है, इन चीजों को भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों एक्सप्रेशंस के लिए। देखिए, अगर हम एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सिर्फ अगर हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन पर ध्यान देंगे, यानी मौखिक शब्दों का जो प्रयोग करें उन पर ध्यान देंगे, या दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि केवल नॉन वर्बल एक्सप्रेशन पर ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है, दोनों पर ध्यान रखना होता है, वर्बल पर भी और नॉन वर्बल पर भी। अब ऐसे में आंसर सेलेक्ट करना होगा तो हम सी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सी कह रहा है बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए हमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है, या दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर सी सही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। when a participant is quiet during a group discussion, कह रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। आपको पता है ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? 2, 4, 5 या उससे अधिक व्यक्ति किसी रूम में, किसी जगह पर बैठकर या ऑनलाइन किसी पर्टिकुलर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, अपने अपने व्यूज दे रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं, तो वो ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। और ग्रुप डिस्कशन में सभी लोग उस मुद्दे पर बात करते हैं, अपनी राय रखते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान कोई एक व्यक्ति उसमें है, जैसे 10 पार्टिसिपेंट हैं, 10 लोगों ने भाग ले रखा है, तो कोई एक व्यक्ति है जो काफी शांत बैठा हुआ है, वो बोल नहीं रहा है। सिंपल सी बात है, आपने भी देखा होगा कि सब लोग नहीं बोल पाते हैं, मीटिंग वगैरह कुछ होती है, बहुत से लोग सिर्फ चुपचाप बैठ के आ जाते हैं, वापस बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि थोड़ा हेजिटेशन होता है। तो ऐसे में अगर सहयोगी, उनका सहपाठी, उनका जो कलीग है, उनको थोड़ा सा मोरली बूस्टअप कर दे या सपोर्ट कर दे कि नहीं आप भी बोलो, तो वो भी पार्टिसिपेट कर पाए। तो यही कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन या चर्चा के दौरान चुप रहता है तो हमें क्या करना चाहिए? आई विल इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट, मुझे उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो भी भाग ले। दूसरा, उसकी जगह चांस अपना बना लेना चाहिए बोलने का। तीसरा, भूल जाना चाहिए कि वो बैठा भी है। चौथा, उसकी जगह उसके जगह मैं खुद बोलने लगूंगा। नहीं, मुझे क्या करना है? आई विल इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट, मैं उसको इनकरेज करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा, मोटिवेट करूंगा कि वो भी पार्टिसिपेट करे, यानी उस ग्रुप चर्चा में, ग्रुप डिस्कशन में बात करे और बोले। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वे ऑफ शोइंग इंटरेस्ट व्हेन यू हैव अ कन्वर्सेशन, अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, यानी डिस्कशन कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये दिखाने का तरीका कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, यानी आप उसमें मन से भाग ले रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम मीटिंग में जबरदस्ती बैठे हुए हैं बिना इंटरेस्ट के, लेकिन अगर हम सच में उस टॉपिक पे इंटरेस्टेड है, उस मीटिंग में इंटरेस्टेड है, तो उसको दिखाने का क्या तरीका है? अगर मैं ये चीज दिखाना चाह रहा हूं, नहीं मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, तो उसका क्या तरीका है? ऑप्शन आपके सामने है, पहला छोड़ देता हूं अभी मैं। इंटरफेयर एज दे स्पीक, कि वहां पर जो दूसरे लोग बोल रहे हैं उनको मैं बीच में इंटरफेयर करूं, मतलब उनकी बातों को काट दूं, टोक दूं, है ना। या फिर फॉल अस्लीप दे टॉक, जैसे वो बोलना शुरू करें मैं सो जाऊं। या फिर स्पीकिंग वेयर पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन नॉट आस्क्ड, जब दूसरे व्यक्ति बोल रहे हैं, मुझसे पूछा भी नहीं गया, तब भी मैं क्या करूं, उसी बीच में खड़ा होकर मैं भी अपनी बात बोलने लगूं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन था, स्पीकिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन
नॉट आस्क मतलब आपसे पूछा भी नहीं गया फिर भी आप शुरू हो गए। तो हम ये सब नहीं करेंगे। हम अगर जो भी कोई व्यक्ति बोल रहा है अब उसी टॉपिक पर मुझे बोलना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, उस व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और उसकी एक एक बात को जब वो चुप हो जाएगा तो मैं उठूंगा और उसकी सारी बात को समराइज करते हुए बताऊंगा कि जैसा सर ने ये चीजें बताया है और मैं अपना इस पर व्यू रखना चाहता हूं, या आप आगे अपनी बात करोगे। तो इससे पता चलेगा कि आप उस मीटिंग में या उसमें जो भी डिस्कशन था उसमें इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, समराइज करेंगे उनकी आइडिया को जब एंड पे, मतलब ठीक है लास्ट में। तो यही चीज है यहां पर आंसर। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि हम क्या है, इंटरेस्ट के साथ वहां पर उसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग वन सेल्फ स्पीक इन स्मार्ट फोन बी यूजफुल फॉर। रिकॉर्डिंग वन सेल्फ स्पीक इन अ स्मार्टफोन यूजफुल फॉर। कह रहे हैं कि आप अपना स्मार्टफोन उठाइए और अपनी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो किसके लिए महत्वपूर्ण है या किसके लिए उपयोगी हो साबित होता है। ऐसा हम कब करते हैं, आप खुद सोच के बताइए। कॉमन से क्वेश्चन होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी के। हम मोबाइल फोन ऑन किए, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं। यहां पर देखिए, लुकिंग एट इट व्हेन एवर यू आर फ्री। आप ऐसा तब कर, लुकिंग जब भी आप फ्री होंगे तो आपने जो रिकॉर्ड किया है उसको देखेंगे। ठीक है, इसके लिए आप जो क्या कर रहे हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कह रहा है शोइंग ऑफ फ्रेंड्स, आपने जो रिकॉर्ड किया है अपने दोस्तों के दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया, या फिर आपने जो रिकॉर्ड किया वो क्या किया, फेसबुक पर पोस्ट डालने के लिए रिकॉर्ड किया। नहीं, हम रिकॉर्ड करते हैं, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल चेक करने के लिए कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। ठीक है, मैं अपने खुद को जज करने के लिए अगर मुझे टीचिंग करनी है ऑनलाइन, तो सबसे पहले मैं एक डेमो के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। वो वीडियो मैं कहीं नहीं पोस्ट करता हूं, उस वीडियो को मैं दोबारा प्ले करता हूं और देखता हूं कि इसमें मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं या मेरी क्या स्ट्रेंथ है, कौन सी चीजें मैं सही कर पा रहा हूं, कौन सी गलत कर पा रहा हूं। फिर जो चीजें मैं गलत कर रहा हूं उसको सुधारने की कोशिश करके फिर और परफेक्ट करके वीडियोज को पब्लिश करूंगा या कहीं अपलोड करूंगा, है ना। तो क्या करते हैं हम, चेकिंग आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपनी जो स्ट्रेंथ है मतलब हमारी जो शक्ति है या हमारी जो वीकनेस है उसको चेक करने के लिए हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक मोबाइल में अपनी वीडियो। ठीक है, या खुद को हम इसी उसमें रिकॉर्ड क्यों करते हैं, जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेक करें, ना कि अपने दोस्त को दिखाने के लिए या खाली टाइम खुद देखने के लिए उसको करते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेक करने के लिए हम स्वयं को मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, आप जो सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस के लिए मोबाइल फोन में आप अपने इंग्लिश की जो स्पीकिंग है मतलब आप बोलेंगे उसको किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर 10 मिनट 5 मिनट बोलेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर चेक करेंगे कि आपने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप कम्युनिकेशन स्किल दैट कैन बी हेल्प इन वंस करियर। कह रहे हैं कि वो कम्युनिकेशन स्किल कौन सी हैं जो आपके करियर में आपकी मदद करती हैं। करियर क्या होता है, हमारी नौकरी की जर्नी, जो हम नौकरी अपनी शुरू करते हैं, फिर प्रमोशन होता है, फिर दूसरी नौकरी या तीसरी नौकरी, इस प्रकार से हम जो बिजनेस भी करते हैं, तो आज कुछ और कर रहे हैं, फिर और बढ़ाया बिजनेस और बढ़ाया। तो इस प्रकार से हमारी जो एक जर्नी होती है, व्यवसायिक जर्नी या एक नौकरी की जो जर्नी होती है, उसको करियर बोला जाता है। तो एक करियर के दौरान कौन सी वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो हमें हमारे करियर के दौरान मदद कर सकते हैं। लिसनिंग एंड कॉन्फिडेंस, चीजों को, दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जानकारी होना या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर पाना, उसमें करने में सक्षम होना। फ्रेंडलीनेस, मित्रता वाला व्यवहार। ओपन माइंडसेट, खुले विचार के व्यक्ति होना। ये सब कुछ जो है हमारे करियर में यूजफुल हो सकता है। इसलिए यहां पर आंसर हमारा क्या होगा, आंसर डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज होल्ड ऑन ड्यूरिंग अ टेलीफोन कॉल। एक टेलीफोन कॉल के दौरान जब हम फोन पर बातचीत कर रहे हो तो उस समय होल्ड बोला जाता है, होल्ड ऑन। होल्ड का क्या मतलब होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। यहां पर 4 ऑप्शन है। टू होल्ड द फोन वेल, कि होल्ड कोई कहता है तो इसका मतलब हम अपने फोन को ऐसे टाइट से पकड़ लें। दूसरा, टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम,
थोड़ी देर के लिए इंतजार करना हो तो उसको कहा जाता है होल्ड ऑन। तीसरा, टू पुट द फोन डाउन, कोई कहता है होल्ड ऑन तो इसका मतलब आप मोबाइल अपना जमीन पर रख दीजिए। उसके अलावा टू स्विच ऑन द फोन, कोई कहता है होल्ड ऑन तो आप अपने मोबाइल को स्विच ऑन कर दीजिए। नहीं, क्या करने के लिए? अगर कोई आपसे कहता है होल्ड ऑन तो इसका मतलब वो आपसे कहना चाहता है कि थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं जस्ट अभी आया। हो सकता हो किसी अन्य कॉल पर बिजी हो या अन्य कोई कार्य कर रहा हो जिसमें वो थोड़े से समय में फ्री होने वाला हो और नहीं चाहता कि आप फोन काट दो, वो आपसे बात करना चाहता है, इसलिए बोलता है होल्ड ऑन प्लीज, कि थोड़ी देर आप होल्ड पर रहिए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है थोड़े समय के लिए हमें इंतजार करना है। ठीक है, आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट, when you are not able to repair equipment time you should, ये मान के चलते हैं कि आपका कोई सर्विस सेंटर है, आपका कोई ग्राहक है, उसने आपके पास मोबाइल फोन दिया, आपने बोला कि 5 डेज के बाद आप आना, आपका मोबाइल सही हो जाएगा, आप ले जाना, आपने एक टाइम दे दिया 5 डेज। उसके बाद वो ग्राहक आपके पास आता है, 5 डेज कंप्लीट, आपने फोन अभी तक सही नहीं किया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे अपने ग्राहक के साथ, यही आपको यहाँ पर बताना है। चलिए सबसे नीचे से देखते हैं, हाइड योर सेल्फ व्हेन द कस्टमर कम, जैसे ही कस्टमर आए दुकान के काउंटर के नीचे घुस जाइए और छिप जाइए, पहला ऑप्शन। दूसरा, तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे। दूसरा, आस्क योर कस्टमर गो टू अनदर कंपनी, अपने कस्टमर को बोलिए कि जाओ भैया हमारे बस का नहीं है सर्विस सेंटर चलाना, दूसरे सर्विस सेंटर पर अपना फोन सही करा लो, तो ऐसा भी हम नहीं बोलेंगे। तीसरा, रिक्वेस्ट द कस्टमर टू गिव यू 1 मोर वीक, आप अपने ग्राहक से रिक्वेस्ट करेंगे सर थोड़ा और समय दे दीजिए, हम आपका मोबाइल सही करके आपको दे देंगे। तो सुटेबल आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और क्योंकि या फिर पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि आप क्या करेंगे, कस्टमर को कहेंगे एक सप्ताह और इंतजार करो, मेरे पास और भी दूसरे काम है, तो इस तरह से हम नहीं बोलेंगे, हम उससे मांगेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर 1 हफ्ते का और समय दे दीजिए, नेक्स्ट वीक में आपका फोन पक्का रिपेयर कर दूंगा। तो ये रिक्वेस्ट वाला यहां पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी। चलिए नेक्स्ट, व्हाट वुड यू डू इफ समवन गिव्स अ मैसेज ड्यूरिंग अ टेलीफोन कॉल? फॉर एग्जाम्पल, आप फोन पर हैं, मोबाइल फोन पर, आपके मोबाइल फोन पर आपके फादर के कोई फ्रेंड है, उनका फोन आ गया और उन्होंने कहा कि बेटा ये नंबर नोट कर लो और ये एड्रेस नोट कर लो और पिताजी को बता देना इस एड्रेस पर कल 10 बजे पहुंच जाएंगे। अब ऐसे में आप क्या करोगे? यही ये कहना चाहते, अगर टेलीफोन कॉल के दौरान कोई आपको मैसेज दे रहा है, बता रहा है कुछ, ठीक है, कोई आपको कुछ मैसेज यानी जानकारी दे रहा है, तो आप क्या करोगे? ऑप्शंस देखिए, रिफ्यूज टू नोट डाउन, मैं उसे मना कर दूंगा, भैया हम नोट आउट नहीं करने वाले मैसेज है, नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे। दूसरा, रिक्वेस्ट टू वेट टिल यू गेट पेन एंड पेपर, आप उनसे कहेंगे, अगर अंकल का फोन है तो वही बोलेंगे कि अंकल थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं पेन और पेपर लेके आता हूं और आप जो बता रहे हो मैं नोट कर लेता हूं। ठीक है, क्या करेंगे आप रिक्वेस्ट करेंगे उन्हें कि थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं पेन और पेपर लेके आया और आप जो बता रहे हैं उसको मैं मैसेज को नोट कर लेता हूं, जिससे जिसको बताना है आगे मैं वो चीज बता सकूं। हालांकि आजकल की टेक्नोलॉजी तेज है, तुरंत रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं बच्चे और कहते हैं हाँ सर बोलिए, तो जो बोलते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, फिर वो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फिलहाल नॉर्मल बात है यहाँ क्वेश्चन की, तो वहां पर कॉपी पेन के लिए आपको समय मांगना है। विच वन ऑफ दीज फ्रेजेज इज नॉट रिलेटेड टू टेलीफोन कॉल, कह रहे हैं यहाँ पे 4 शब्द दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो टेलीफोन कॉल के दौरान नहीं बोला जाता है या उसका टेलीफोन कॉल से कोई लेना देना नहीं है? क्या है? कॉल बैक, मतलब ये तो भाई टेलीफोन में होता है ना, चलो चलो कॉल बैक करता हूं। नेक्स्ट है होल्ड ऑन, किसी को आप होल्ड पर रखना चाहते हैं। उसके अलावा पिकअप, फोन उठाना क्या कहलाता है? पिकअप द कॉल, मतलब फोन उठाओ भाई, कॉल उठाने की बात है। लेकिन ये मेकअप जो है, मेकअप कौन करता है? जिसको थोड़ा सुंदर दिखना होता है तो वो मेकअप करता है, तो इस सुंदर दिखने वाला काम मोबाइल फोन का नहीं है, मोबाइल फोन का मेकअप से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो टेलीफोन कॉल से लेना देना जिसका संबंध नहीं है, तो मेकअप होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज इंट्रोड्यूस अप्लीकेंट टू एम्प्लॉयर्स, इंग्लिश पढ़ने में भी दिक्कत, बेइज्जती। विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अप्लीकेंट टू एम्प्लॉयर्स,
2 होना चाहिए कि नहीं, चलिए अब देख लीजिए आप लोग। कह रहे हैं कि इसमें से ऐसा क्या है जो एक एप्लीकेंट वो होते हैं जो आवेदन कर रहे हैं, मान लेते हैं नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेंट हो गए। और एम्प्लॉयर वो हो गए जो आपको नौकरी देते हैं, यानी कंपनी के मालिक हो गए या 4 मैनेजर हो गए, नौकरी देने वाला एम्प्लॉयर कहलाता है। ठीक है, तो नौकरी जिसको चाहिए उस आवेदन करने वाले व्यक्ति को और नौकरी देने वाले को इंट्रोड्यूस कराने के लिए किसके थ्रू इंट्रोड्यूस होता है? मतलब मानता हूं अगर मुझे चाहिए नौकरी, मैं क्या हो गया, मैं एप्लीकेंट हो गया, तो मुझे अगर इंट्रोड्यूस होना है जो नौकरी देने वाला व्यक्ति है उससे, तो माध्यम क्या होगा? तो माध्यम होगा हमारा रिज्यूमे। पहले मेरा रिज्यूम जाएगा, रिज्यूम के द्वारा ही जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरी देने वाला है, वो मेरे बारे में जान पाएगा। अगर सूटेबल लगेगा तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। ठीक है, तो कैसे इंट्रोड्यूस होऊंगा मैं अपने बायोडाटा रिज्यूमे के थ्रू इंट्रोड्यूस हो पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ कि किसका प्रयोग नियोक्ता से आवेदकों का परिचय कराने के लिए किया जाता है, तो रिज्यूमे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट कैन वी राइट इन आवर रिज्यूमे? हम अपने रिज्यूमे में क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है कि हम जब अपना रिज्यूम बना रहे हैं नौकरी के लिए, उसमें क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए, हम अपनी क्वालिफिकेशन तो लिखेंगे कि हमने 10th किया है, ITI किया है, स्टेट से, ये हमारी क्वालिफिकेशन। स्किल्स भी हम लिख सकते हैं कि कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस मुझे पता है, तो ये मेरी स्किल्स हो सकती हैं। या फिर मैंने कैड कैम या कुछ और कोर्स कर रखा है, तो वो सब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, हमारी स्किल होगी। एक्सपीरियंस, अगर मैं पहले कहीं और काम कर रखा हूँ, एज अप्रेंटिस भी कर रखा हूँ, तो 1 ईयर अप्रेंटिस लिख सकता हूँ एक्सपीरियंस में। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी ऐसे में क्या होगा, आंसर डी सही हो जाएगा कि एक रिज्यूमे में हम ये सब कुछ लिख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ। क्या लिख सकते हैं? अपनी क्वालिफिकेशन भी लिखते हैं, स्किल भी लिख सकते हैं और एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अनुभव जिसको कहते हैं। तो यहां पर आंसर डी सही हो जाएगा क्योंकि हम सब लिख सकते हैं जो यहां पर दिया गया है। एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज एंड नीट अपीयरेंस कैन हेल्प अचीव सक्सेस इन इंटरव्यू, दे गिव कॉन्फिडेंस। कह रहे हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज एप्रोप्रिएट हो, मतलब सही हो, सही प्रकार की बॉडी लैंग्वेज हो अगर हम इंटरव्यू के दौरान जा रहे हैं, और नीट अपीयरेंस हो, मतलब साफ सुथरी अपीयरेंस हो, कपड़े हमने सही से पहने हो, इन कर रखे हैं, धुल रखे हैं, गंदगी वगैरह नहीं है, और शूज वगैरह पॉलिश कर रखे हैं। तो क्या होगा कि हमें इंटरव्यू में सफलता के लिए क्या ये चीजें मदद करती हैं? हाँ, मदद करती हैं। अगर इंटरव्यू में सिर्फ नॉलेज ही नहीं देखा जाता, नॉलेज के साथ साथ आपकी अपीयरेंस, आपका वहां खड़े होने का, बैठने का, बात करने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो आंसर है क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ये सही है, आपको सफलता दिला सकती हैं। सही बिहेवियर, सही बॉडी लैंग्वेज, सही कपड़े, साफ सुथरी चीजें, ये सब आपको क्या कर सकती हैं? सफलता दिला सकती हैं इंटरव्यू के दौरान। तो इसलिए क्या हो गया? सेंटेंस ट्रू हो गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट, looking into the speaker's eye while listening and listener eyes while speaking shows as a confidence person। कह रहे एक व्यक्ति है, ये इनका नाम हो गया, दूसरे व्यक्ति हैं ये, इनका भी नाम हो गया। ये भाई साहब और ये भाई साहब, इन दोनों के 2 आंखें हैं, जनरली 2 ही होती हैं। ये उनकी आंख में देख रहे हैं और ये इनकी आंख में देख रहे हैं, आई कांटेक्ट मिला के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि ये जो व्यक्ति है ये कॉन्फिडेंट है ना। तो ये कह रहा है कि ये दिखाता है, यहाँ पर लिखे दे, सुनते समय यानी बातचीत करते समय वक्ता की आंखों में देखना, यानी जो बोल रहा है उसकी आंखों में देखना, और बोलते समय श्रोता की आंखों में देखना, यानी जो सुन रहा है, सुनने वाला बोलने वाले की आंख में देख रहा है, बोलने वाला सुनने वालों के आंख में देख रहा है, यानी आंख से आंख मिला के बातचीत हो रही है। तो दिखाता है कि आत्मविश्वासी व्यक्ति है, मतलब इन व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात 100% सही है। अक्सर हम लोग नॉलेज की कमी हो, तो कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो हम लोग बातचीत करने में एक दूसरे से हेजिटेट करते हैं, निगाहें नहीं मिलाते हैं, इधर उधर मुंडी करके बात करते हैं। और यही कहा जाता है कि इंटरव्यू के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आप आई कांटेक्ट बनाकर बात करें। कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आप आई कांटेक्ट दिखाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके अंदर वो चीजें हो जो चाहिए सामने वाले, क्या? नॉलेज, स्किल्स,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो कैसी लगी आज की क्लास नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह धन्यवाद।